ऑप्शन नहीं बचता और कुछ ही टाइम बाद मेरा 4th नेशनल एग्जाम फाइनली स्टार्ट होने वाला होता है। इस बार मैं सिर्फ टॉपर बनने नहीं आया था, लेजेंड बनने आया था। जैसे ही मैं एग्जाम हॉल पहुंचता हूं, पूरा एरिया ऑलरेडी पैक्ड होता है। हर तरफ रिपोर्टर्स ही रिपोर्टर्स, चलने की जगह तक नहीं। ऑनलाइन बेटिंग पूल्स तक खुल चुके थे कि क्या मैं फिर से परफेक्ट स्कोर ला पाऊंगा। एग्जाम स्टार्ट होता है। लैंग्वेज, मैथ्स और फॉरेन लैंग्वेज सेक्शन सरप्राइजिंगली नॉर्मल निकलते हैं। स्टूडेंट्स रिलैक्स करने लगते हैं, लगता है इस साल कोई सरप्राइज नहीं है। लेकिन फिर कंबाइंड साइंस पेपर आता है और फाइनल बायोलॉजी क्वेश्चन देखते ही सब फ्रीज हो जाते हैं। कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होना चाहिए, स्टूडेंट्स का दिमाग घूम जाता है। इस क्वेश्चन पर काउंटलेस एक्सपर्ट्स डेकेड से काम कर रहे हैं और अब हाई स्कूल स्टूडेंट से पूछ रहे हो हम दिखते क्या है तुम्हें। एटलीस्ट क्वेश्चन सिर्फ 1 पॉइंट का था, इसलिए ज्यादा स्टूडेंट्स उसे ब्लैंक छोड़ देते हैं। मैं अपने पेपर पर सिर्फ 3 वर्ड्स लिखता हूँ, आई कैन क्योर इट। फिर उसके नीचे ट्रीटमेंट अप्रोच का एक जनरल आउटलाइन ऐड कर देता हूँ। स्पेसिफिक कंडीशन मेंशन नहीं की गई, इसलिए एग्जैक्ट मेथड प्रिस्क्राइब नहीं कर सकता। उसी आफ्टरनून फिजिक्स पेपर डिस्ट्रीब्यूट होता है। स्टूडेंट्स क्वेश्चन देखते ही धीरे धीरे गाली देना स्टार्ट कर देते हैं। प्रॉक्टर जरा ये क्वेश्चन देखिए, ये हमसे फ्यूचर अनलिमिटेड एनर्जी का कंप्लीट रिसर्च पाथवे मांग रहे हैं। और उसी मोमेंट मेरे दिमाग में एक शार्प पेन शूट करता है। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी का पूरा ओशन एक साथ मेरे अंदर फ्लड हो जाता है। मैं लिटरली सांस रोक लेता हूँ। ये सब कुछ रीराइट कर देखा। कैंसर क्योर और फ्यूजन टेक्नोलॉजी, ये दोनों मिलकर दुनिया को इंस्टेंटली एक नए एनर्जी एरा में ढकेल देंगे। और उसके बाद टैंग एम्पायर के एनिमीज सिर्फ फॉरेन नेमीज नहीं रहेंगे, हम ब्लू स्टार के बाहर की सिविलाइजेशंस का सामना कर रहे होंगे। मैं हाथ उठाकर प्रॉक्टर को सिग्नल देता हूँ और कामली बोलता हूँ मुझे और आंसर शीट्स चाहिए। प्रॉक्टर नेचुरली पूछती है कितनी। मैं उसकी तरफ देखता हूँ, और लाओ। वो कंफ्यूज होकर फिर पूछती है एग्जैक्टली कितनी। मैं बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोलता हूँ 200। मेरी आवाज पूरे एग्जाम हॉल में गूंज उठी है। पूरा एग्जाम हॉल मुझे डिसबिलीफ में घूरने लगता है। ये बंदा न्यूक्लियर वेपन का ब्लूप्रिंट लिख रहा है क्या। उसके बाद जो सीन हुआ वो प्रॉक्टर जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। मेरे दोनों हाथों में एक एक पेन था और तीसरा पेन मैंने मुंह में पकड़ा हुआ था। मैं एक साथ 3 आंसर शीट्स पर इंसेन स्पीड से लिख रहा था, इतनी स्पीड कि हाथ ब्लर जैसे दिख रहे थे। इस बार मैंने पेपर जल्दी सबमिट नहीं किया, मैं लास्ट सेकंड तक लिखता रहा और बेल बजते ही रुका। जब मैं 200 से ज्यादा आंसर शीट्स लेकर एग्जाम हॉल से बाहर निकला, हर स्टूडेंट के दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट था, क्या ये इंसान भी है। दोनों प्रॉक्टर्स शॉक से जम गए थे जब वो पेपर्स कलेक्ट कर रहे थे, क्योंकि मेरी फिजिक्स आंसर शीट्स में कुछ और नहीं, कंप्लीट कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रोड मैप लिखा हुआ था। तभी एग्जाम हॉल के डोर्स अचानक जोर से खुलते हैं। फुल्ली आर्म्ड सोल्जर्स की एक स्क्वाड अंदर घुस आती है। लीड ऑफिसर काम और प्रोफेशनल टोन में बोलता है, ये आंसर शीट्स अब स्टेट सीक्रेट्स क्लासिफाई की जा चुकी है। अपर कमांड ने मिलिट्री कस्टडी ऑथराइज की है। मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में जनरल वू हाथ उठाकर ऑर्डर देता है, एंटायर स्पेशल ऑपरेशंस ब्रिगेड डिप्लॉय करो, बिल्डिंग को कंप्लीटली सराउंड कर दो। जैसे ही आंसर शीट्स पहुंच जाए, मेरी ऑथराइजेशन के बिना कोई अंदर बाहर नहीं जाएगा और जो ट्राई करेगा उसे वहीं रोका जाएगा। जैसे ही रिसर्चर्स आंसर शीट्स पढ़ना स्टार्ट करते हैं, उनका दिमाग लिटरली उड़ जाता है। ये तो कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन है। अगर ये वेरीफाई हो गया तो हम फॉरेन पावर से 5 जनरेशन आगे चले जाएंगे। लेकिन ये सब नेशनल एग्जाम आंसर शीट में लिखा कैसे गया। ये एग्जाम एग्जैक्टली कितना इंसेन हो चुका है। कुछ दिन बाद मैंने न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च के लिए एक नई कंपनी एस्टैब्लिश करने का डिसीजन लिया और ऑलमोस्ट उसी वक्त जनरल वू को इसकी खबर मिल गई। वो बिना नोटिस दिए पर्सनली आ पहुंचा। मिलिट्री की तरफ से उसने मुझे डिफेंस रिसर्च लाइसेंस हैंडओवर किया और ऑफिशियली कंफर्म किया कि मिलिट्री इस न्यूक्लियर एनर्जी प्रोजेक्ट को बैक करेगी। मल्टीपल जायंट प्लेयर्स के ज्वाइन होते ही 1 ट्रिलियन वैल्यूएशन वाली कंपनी ऑलमोस्ट ओवरनाइट जन्म लेती है। जनरल वू के विजन के हिसाब से न्यूक्लियर फ्यूजन अचीव करने के बाद नेक्स्ट स्टेप होगा एक स्पेस केपेबल कैरियर। एक ही लीप में। साइड में खड़ा लियो धीरे से कुछ बोलता है, क्या ये डेटा सच में रियल है। लेकिन कोई उसकी बात सुनता ही नहीं। रिसर्चर्स कंप्लीटली पागल हो चुके थे। बाहर के लोग बस स्पेक्टिकल देख रहे थे, लेकिन जो एक्चुअली समझते थे उन्हें पता था इसका मतलब क्या है। उन्होंने अभी मटेरियल का 1% भी प्रॉपरली पढ़ा नहीं था, फिर भी उन्हें क्लियर हो गया था कि ये फेक नहीं है। हर डिटेल का ट्रेसेबल साइंटिफिक फाउंडेशन था। मतलब सिंपल वर्ड्स में ये जेन्युइन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी थी। रियल, एक्चुअल, कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन। रिसर्चर्स जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इस फील्ड को डेडिकेट कर दी थी, जो अभी तक न्यूक्लियर फ्यूजन को फुल्ली मास्टर भी नहीं कर पाए थे, उनके सामने सडनली फ्यूजन टेक्नोलॉजी रखी हुई थी। वो पागल ना होते तो और क्या करते। जल्दी वेरीफाई करो, मुझे देखना है। साइड हटो। कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन, इसका हर सिंगल पेज प्रोटेक्ट करना होगा। मुझे सुपर कंप्यूटर एक्सेस चाहिए। सुपर कंप्यूटर क्लियरेंस फाइल करो अभी। हमारे पास इनफ पीपल नहीं है। हे जनरल वू, लियो और लोग बुलाओ। जो एक्सपर्ट्स हैं वो इनफ नहीं। कंट्री के हर न्यूक्लियर स्पेशलिस्ट को यहाँ लाओ। एक भी मिस नहीं होना चाहिए। ये कंप्लीट होने तक मैं सोने वाला नहीं हूँ। ज़ेन, आप 70 क्रॉस कर चुके हो। खुद को मार मत डालो। ये मुझे हैंडल करने दो। कोई जाओ, मेरा सामान ले आओ। आज से मैं यहीं रह रहा हूँ। जनरल वू, लियो, ओवन, लोगन और बाकी सब चुपचाप ये सीन देख रहे थे। वाह, तो तुम लोग नॉर्मली इतने पोलाइट और कंपोज सिर्फ एक्टिंग करते हो। असली चेहरे तो अब दिख रहे हैं। जनरल वू के मुंह के कोने हिलते हैं। वो लोगन की तरफ देखता है। लोगन ब्लिंक करता है। क्या
क्या? जनरल वू अचानक हंस पड़ता है और जोर से चिल्लाता है, खड़े क्या हो, मूव। लेकिन अंदर ही अंदर एक्साइटमेंट से उसका खून उबल रहा था। वो फिर ग्रिन करता है, मूव, और इस बार उसकी आंखों में क्लियरली एक्साइटमेंट चमक रही थी। शायद उसे टेक्नोलॉजी समझ नहीं आती थी, लेकिन एक्सपर्ट्स को आती थी, और अगर वो लोग इतने क्रेजी हो रहे थे तो इसका मतलब ऑब्वियस था। पूरा रूम हीट और एनर्जी से भर चुका था। हर आंसर शीट को प्राइसलेस आर्टिफैक्ट की तरह हैंडल किया जा रहा था, बस पहली शीट को छोड़कर। क्योंकि उसमें सिर्फ नॉर्मल एग्जाम आंसर्स थे, इसलिए किसी ने उस पर ध्यान ही नहीं दिया। वो साइड में रख दी गई। जैसे ही सबको यकीन हो गया कि बाकी शीट्स जेन्युइन कंट्रोल्ड न्यूक्लियर फ्यूजन रिसर्च डेटा है, सबका दिमाग उड़ गया। लोग लिटरली एक दूसरे को धक्का देकर आगे बढ़ रहे थे। प्रोफेसर जेन जो चीफ एक्सपर्ट थे, ऑलरेडी काफी एज्ड हो चुके थे। वो क्राउड को पुश ही नहीं कर पा रहे थे। मुश्किल से आधा घुसते और फिर धक्का खाकर बाहर आ जाते। वो बस किसी तरह अपना रोर कंट्रोल कर रहे थे। तुम नमक हरामो, रोज तो इतना रिस्पेक्ट दिखाते हो और आज जरूरत खत्म होते ही मुझे ही साइड कर दिया, हटो, मुझे देखने दो। लेकिन अब सब कंप्लीटली फेरल हो चुके थे। किसी ने उनकी बात सुनी ही नहीं। जेन गुस्से में पैर पटकने लगते हैं। उनकी वाइट बियर्ड तक गुस्से से कांप रही थी, लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। तभी उनकी नजर उस फर्स्ट आंसर शीट पर पड़ती है जिसे सब इग्नोर कर चुके थे। क्यूरियोसिटी में वो उसे उठा लेते हैं। फर्स्ट पेज कुछ खास नहीं, सेकंड पेज स्टिल नॉर्मल, लेकिन फिर रुको, प्रोफेसर जेन सडनली फ्रीज हो जाते हैं। ये क्या है, कैंसर ट्रीटमेंट? व्हाट? जैसे ही वो वर्ड्स उनके मुंह से निकलते हैं, जनरल वो इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है। कैंसर ट्रीटमेंट? क्या बोल रहे हो आप? यहाँ आंसर शीट पर लिखा है। प्रोफेसर जेन शीट लेकर उनके पास आते हैं और हैंड ओवर कर देते हैं। देखो इसे। जनरल वो कंफ्यूज एक्सप्रेशन के साथ शीट को घूरता है। तो एग्जाम बोर्ड भी पागल हो चुका है। उन्होंने सच में कैंसर ट्रीटमेंट एग्जाम में डाल दिया। लियो कुछ बोलने ही वाला होता है, लेकिन जनरल वो उसे रोक देता है। तुम लोग भी कुछ कम नहीं हो। फिर वो शीट की तरफ देखता है। इस आंसर के बारे में क्या लगता है? कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद जनरल वो प्रोफेसर जेन की तरफ मुड़ता है। प्रोफेसर जेन हल्का सा ब्रॉ सिकोड़ते हैं। मेरा फील्ड न्यूक्लियर फिजिक्स है, बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज लिमिटेड है और मेडिसिन का उससे भी कम। वो धीरे से सांस लेते हैं। करंट मेडिकल साइंस लेवल पर कैंसर ट्रीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल माना जाता है, स्पेशली मिड और लेट स्टेजेस में। कुछ स्पेसिफिक टाइप्स को छोड़ दो तो कैंसर ऑलमोस्ट डेथ सेंटेंस होता है। फिर वो शीट को दोबारा देखते हैं, और अगर ट्रीटमेंट पॉसिबल भी हो तो इतना सिंपल बिल्कुल नहीं हो सकता। ट्रेडिशनल मेडिसिन के यिन यांग और 5 एलिमेंट्स, प्रोफेसर जेन धीरे से बोलते हैं। ये बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, साइंटिफिक नहीं, इसका कोई एस्टैब्लिश्ड बेसिस नहीं है। लेकिन उनका असली शॉक आंसर की क्वालिटी नहीं था। शॉक ये था कि ऐसा क्वेश्चन नेशनल एग्जाम में आया ही क्यों। लेकिन ये सब नेशनल एग्जाम आंसर शीट पर लिखा ही क्यों है? जनरल वू कामली जवाब देता है, क्योंकि ये इस साल का एग्जाम क्वेश्चन था। प्रोफेसर जेन एकदम स्टन रह जाते हैं। इस साल का नेशनल एग्जाम क्वेश्चन? वो डिसबिलीफ में रिपीट करते हैं। ये एग्जाम एग्जैक्टली कितना पागल हो चुका है। जनरल वू का मुंह हल्का सा ट्विच करता है, कंप्लीटली ऑफ द रेल्स। फिर वो थोड़ी देर चुप रहकर बोलता है, पता नहीं नेशनल एग्जाम कब से ऐसा बन गया। शायद उसी दिन से जब काई अपीयर हुआ। सेकेंड ईयर तक सब मैनेजेबल था, बस ड्रीम ऑफ द रेड चेंबर का कंटिन्यूएशन। लेकिन लास्ट ईयर से सब वियर्ड होने लगा। और इस साल न्यूक्लियर फ्यूजन और कैंसर ट्रीटमेंट। जनरल वू खुद भी इस सब का पार्ट था, फिर भी उसे ये एब्सर्ड लग रहा था। लेकिन आयरॉनिकली ये सब काई ने खुद डिमांड किया था। जनरल वू को समझ नहीं आ रहा था हंसे या रोए। प्रोफेसर जेन कुछ और नहीं बोलते। कुछ सेकंड्स की साइलेंस के बाद वो फाइनली क्राउड में घुसकर बाकी रिसर्चर्स के साथ न्यूक्लियर फ्यूजन डेटा एनालाइज करने लगते हैं। लेकिन जनरल वू वहीं रुक जाता है, ब्राउ फरोड। वो क्वाइटली कैंसर ट्रीटमेंट वाली आंसर शीट को बार बार देख रहा था। काफी देर तक कुछ नहीं बोलता। फिर फाइनली लोगन की तरफ मुड़ता है, मास्टर पू को बुलाओ। मास्टर पू? लोगन हल्का सा सरप्राइज होता है। मास्टर पू, जिनका फुल नेम पू सुडान था, टैंग एम्पायर के सबसे रिस्पेक्टेड ट्रेडिशनल मेडिसिन प्रैक्टिशनर्स में से एक थे। कुछ साल पहले रिटायरमेंट के बाद उन्होंने आउटसाइड पेशेंट्स देखना ऑलमोस्ट बंद कर दिया था। उन्हें स्पेशली यहाँ लीडरशिप के लिए रखा गया था, डेली हेल्थ इश्यूज, रिकवरी और वेलनेस हैंडल करने के लिए। जब से वो आए थे, सीनियर लीडर्स विजिबली हेल्दियर हो गए थे। सब उनकी स्किल्स पर कंप्लीट ट्रस्ट करते थे। अब लोगन को समझ आता है, ओ कहीं एक्सपर्ट्स ओवर एक्साइटेड होकर हार्ट अटैक या स्ट्रोक ना ले ले, इसलिए। जनरल वो ब्लिंक करता है, गुड पॉइंट। 2 इमरजेंसी मेडिकल टीम्स भी बुला लो। लोगन बस उसे घूरता रह जाता है, मैंने सीरियसली सही केस कर लिया। लगभग 1 घंटे बाद मास्टर पू अराइव करते हैं। जनरल वू उन्हें रिसर्चर्स के केओस से थोड़ा साइड में ले जाता है और आंसर शीट दिखा देता है। मास्टर पू, इस स्टूडेंट के आंसर के बारे में आप क्या सोचते हैं? मास्टर पू तुरंत जवाब नहीं देते। वो आंसर को बहुत केयरफुली पूरी शांति से पढ़ते रहते हैं। एंड तक पहुंचने के बाद वो धीरे से एक लंबी सांस छोड़ते हैं। आंसर एक्सीलेंट है। आज की कंडीशंस में इस अप्रोच की सक्सेस प्रोबेबिलिटी सबसे हाई है। जनरल वो कंफ्यूज हो जाता है। वो मास्टर पू पर पूरा ट्रस्ट करता था, लेकिन डिफिकल्टी का मतलब? मास्टर पू धीरे से सिर हिलाते हैं। हाँ, बहुत इनॉर्मस डिफिकल्टी। थियरी के लेवल पर इस आंसर ले कोई फ्लॉ नहीं, प्रॉब्लम इम्प्लीमेंटेशन में है। इसको अप्लाई करने के लिए जिस लेवल का प्रैक्टिशनर चाहिए वो एक्सट्रीमली रेयर है। वो आंसर शीट की तरफ देखते हुए बोलते हैं, इतनी प्योर और ऑथेंटिक ट्रेडिशनल मेडिसिन मास्टरी वाले डॉक्टर्स अब बहुत कम बचे हैं। जनरल वो स्लोली पूछता है, इस कंट्री में एक्चुअली कितने डॉक्टर्स ये कर सकते हैं? मास्टर पू चुप हो जाते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, 10 साल पहले शायद 20-30 साल पहले 100 से ज्यादा, लेकिन अब वो आंखें बंद कर लेते हैं। मेरे इंक्लूडिंग पूरे कंट्री में 5 भी मुश्किल से होंगे। जनरल वो शॉक में रह जाता है, इतने कम? लेकिन हम तो सालों से ट्रेडिशनल मेडिसिन डेवलप कर रहे हैं। मोर कॉलेजेस, मोर प्रोग्राम्स। मास्टर पू धीरे से सिर हिला देते हैं, समुंदर में एक बूंद के बराबर। फिर
वो जनरल वू की तरफ डायरेक्टली देखते हैं। और अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो मैं सीधी बात करता हूँ, ट्रेडिशनल मेडिसिन कॉलेजेस में 10,000 स्टूडेंट्स में से शायद एक भी जेन्युइनली क्राफ्ट मास्टर नहीं कर पाता। जनरल वू का एक्सप्रेशन स्टिफ हो जाता है। मास्टर पू कंटिन्यू करते हैं, इशू ये नहीं कि सीखा नहीं जा सकता, इशू ये है कि इस फील्ड की डिमांड्स नेचुरल टैलेंट और पर्सनल डेप्थ पर एब्सर्डली हाई हैं। ग्रोथ सिर्फ रियल प्रैक्टिस से आती है और प्रैक्टिस अपॉर्चुनिटीज बहुत स्केर्स हैं। वो हल्की सी साय लेते हैं। सिर्फ अंडर ग्रेजुएट्स नहीं, इवन डॉक्टरल ग्रेजुएट्स। कितने लोग ऑनेस्टली कह सकते हैं कि डिग्री के बाद वो ट्रूली केपेबल डॉक्टर्स बन गए। इसीलिए मास्टर अप्रेंटिस ट्रेडिशन अभी भी बेस्ट पाथ है। फिर वो कामली एक्सप्लेन करना स्टार्ट करते हैं, जैसे एक मास्टर एक स्टूडेंट को लेता है और शुरुआत होती है प्रिस्क्रिप्शंस कॉपी करने से। लेकिन वो सिर्फ कॉपिंग नहीं होती, मास्टर क्वेश्चंस पूछता है, पल्स रीड करता है जब स्टूडेंट साइड में ऑब्जर्व करता है, फिर स्टूडेंट खुद पल्स चेक करता है, मास्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है, स्टूडेंट उसे कॉपी करता है। कॉपी करने के बाद फिर से पल्स रीड होता है ताकि अंडरस्टैंडिंग रीइंफोर्स हो। और इसी प्रोसेस के साथ साथ वो क्लासिकल टेक्स्ट्स पढ़ता है, फार्माकोलॉजी सीखता है, एक्यूपंक्चर सीखता है। और ये प्रोसेस यूजुअली 20 से 30 साल तक चलता है। जनरल वो चुपचाप सुन रहा था। मास्टर पू की आवाज और हैवी हो जाती है। इवन सबसे गिफ्टेड स्टूडेंट्स को भी बेसिक कॉम्पिटेंस तक पहुंचने में 10-20 साल लग जाते हैं। लेकिन आज के वर्ल्ड में कौन इतना पेशेंस रखता है? लोगों को खाना भी खाना है, फैमिली भी सपोर्ट करनी है, और पैसे का इशू हटा भी दो। ट्रेडिशनल मेडिसिन अपने कोर में एक्सट्रीमली टीडियस है। बहुत कम लोग उसे एंड्योर कर पाते हैं, फिर वो रुकते हैं। और इन सब के अलावा दो और मेजर प्रॉब्लम्स हैं, दो बहुत सीरियस प्रॉब्लम्स। जनरल वो विजिबली टेकन अबैक हो जाता है। इस कॉन्वर्सेशन से पहले उसे आइडिया तक नहीं था कि ट्रेडिशनल मेडिसिन इतनी डिफिकल्ट फील्ड है। सिर्फ लर्निंग नहीं, बाहर के एक्सटर्नल इश्यूज भी। हाँ, मास्टर पू धीरे से बोलते हैं, दो बड़े प्रॉब्लम्स। पहला, हर्ब्स। आज जो मेडिसिनल मटेरियल्स अवेलेबल हैं, ये नहीं कह रहा कि सब फेक हैं, लेकिन इंफीरियर सब्स्टिट्यूट्स हर जगह हैं। इनसफिशिएंट ग्रोइंग टाइम, वीक पोटेंसी, गलत रीजन्स में कल्टीवेशन, प्रॉब्लम्स एंडलेस हैं। और ये सब किसी भी प्रिस्क्रिप्शन की इफेक्टिवनेस को ड्रास्टिकली वीकन कर देता है। फिर उनकी आंखें और सीरियस हो जाती हैं। दूसरा प्रॉब्लम, ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन। हमारी प्रैक्टिस बैलेंस रिस्टोर करने और बॉडी से अनवांटेड चीज एलिमिनेट करने पर बेस्ड है, 5 एलिमेंट्स और यिन यांग हार्मनी के गाइडेंस पर। लेकिन बहुत लोगों को ये एब्स्ट्रैक्ट लगता है, टू इंटेंजिबल। इसलिए बहुत प्रैक्टिशनर्स धीरे धीरे फ्रेमवर्क से दूर चले गए। स्टूडेंट्स खुद 5 एलिमेंट्स और यिन यांग को प्रॉपर्ली समझ नहीं पाते, कहीं तो बिलीव भी नहीं करते। तो फिर वो क्या करते हैं? मेमोराइज, बस प्रिस्क्रिप्शंस रट लेते हैं। जनरल वो क्वाइटली पूछता है, और प्रिस्क्राइब कैसे करते हैं? मास्टर पू ऑलमोस्ट डिसअपॉइंटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलते हैं, मॉडर्न मेडिकल टेस्ट रिजल्ट्स देखकर। लेकिन मॉडर्न डायग्नोस्टिक्स और ट्रेडिशनल ऑब्जर्वेशन, लिसनिंग, क्वेश्चनिंग और पल्स रीडिंग, ये कंप्लीटली डिफरेंट सिस्टम्स हैं। पैटर्न बेस्ड डायग्नोसिस से सिम्टम बेस्ड ट्रीटमेंट की तरफ शिफ्ट वो धीरे से सिर हिला देते हैं। सिर्फ एक छोटा चेंज लगता है, लेकिन असल में दोनों दुनिया जितने अलग हैं। इन कंडीशंस में हीलिंग बेसिकली लक का गेम बन जाती है। मास्टर पू धीरे से बोलते हैं, अगर किस्मत से प्रिस्क्रिप्शन सही पैटर्न के साथ मैच हो गया तो पेशेंट इंप्रूव करता है, अगर नहीं तो बेस्ट केस में सिम्टम्स वर्सन होंगे, वर्स्ट केस वो आंखें बंद करते हैं। लाइसेंस्ड नेग्लिजेंस। फिर वो एग्जांपल देते हैं, व्हाइट टाइगर डिकॉक्शन हाई फीवर के लिए कॉमनली यूज होता है। सबको पता है फीवर रिड्यूस करता है, लेकिन जो लोग भूल जाते हैं वो ये कि ट्रेडिशनल मेडिसिन में हाई फीवर के दो कंप्लीटली डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं, हीट बेस्ड और कोल्ड बेस्ड। अगर प्रॉपर पैटर्न डायग्नोसिस के बिना रॉन्ग कंडीशन में सेम रेमेडी दे दी तो वो आग बुझाने के बजाय और पेट्रोल डाल देता है। पेशेंट की कंडीशन ड्रामेटिकली वर्स हो जाती है। इतना कहकर मास्टर पू हैवी सॉरो के साथ सर हिला देते हैं। ट्रेडिशनल मेडिसिन का वेस्टर्नाइजेशन बहुत वाइड स्प्रेड हो चुका है और ये उसके रिवाइवल के बिगेस्ट ऑब्स्टिकल्स में से एक है। मॉडर्न मेडिसिन वैल्यूएबल है, उसके डायग्नोस्टिक टूल्स यूजफुल हैं, ट्रेडिशनल प्रैक्टिशनर्स उन्हें देख सकते हैं, रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन का फाउंडेशन नहीं बनाना चाहिए। बहुत ज्यादा प्रैक्टिशनर्स ये बात भूल चुके हैं। प्रोग्रेस तो दूर की बात, कई लोग प्रॉपर डायग्नोसिस करना ही भूल गए, फिर वो किसी को हील कैसे करेंगे? कैंसर जैसी चीज को स्टेबलाइज करना तो बहुत दूर की बात है। मास्टर पू थोड़ी देर चुप रहते हैं, फिर धीरे से बोलते हैं, मैंने 6 साल की एज से अपने फादर के अंडर मेडिसिन स्टडी करना स्टार्ट किया था। क्लासिकल टेक्स्ट्स कभी मेरे हाथ से निकले ही नहीं। 70 साल हो गए और आज भी मैं ये क्लेम नहीं कर सकता कि हर डिजीज क्योर कर सकता हूँ। मैं सिर्फ इतना कह सकता हूँ, चांस है। जनरल वू फाइनली सब समझ जाता है, उसकी ब्राउ टाइटन हो जाती है। क्या इसे चेंज करने का कोई तरीका है? वो मिलिट्री मैन था, ये टेक्निकली उसका फील्ड नहीं था, लेकिन इस वक्त वो जेन्युइनली इंटरफेयर करना चाहता था, सिर्फ एक बार। तभी स्टोरी में 5 एनिमल्स कीगोंग एंटर करता है। सुबह सुबह विला के बाहर छोटे कोर्टयार्ड में विवियन काई के साथ प्रैक्टिस कर रही थी। सिर्फ कुछ ही मिनट्स में उसके पूरे बॉडी मसल्स जलने लगते हैं। वो कंफ्यूज्ड होकर सोचती है, मेरी फिटनेस बुरी नहीं है और ये मूवमेंट्स देखने में भी इतने इंटेंस नहीं लगते, तो फिर मैं इतनी एग्जॉस्टेड क्यों हो रही हूँ? काई हल्की स्माइल के साथ बोलता है, 5 एनिमल्स कीगोंग बॉडी को अंदर से स्ट्रेंथन करता है, ये जेन्युइनली तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है, रोज करो, हैबिट हो जाएगी। फिर वो कैजुअली बोलता है, चलो ऑफिस चलते हैं, आज बड़ा काम है, नया प्रोजेक्ट ऑफिशियली ऑनलाइन लॉन्च करना है। इस साल की नेशनल एग्जाम के 2 बोनस क्वेश्चंस अभी भी इंटरनेट पर इंसेन लेवल की हीट क्रिएट कर रहे थे। हर जगह डिबेट्स चल रही थी, इंटरनेशनल कमेंटर्स तक ज्वाइन कर चुके थे, लेकिन काई ने एक वर्ड भी पब्लिकली नहीं बोला और उसका कोई इंटेंशन भी नहीं था। 1 घंटे बाद ऑफिस में
काय, विवियन और मिस जोंग एक साथ गैदर होते हैं। बॉस काय, क्या लियो की टीम को भी इन्वॉल्व करें? नीड नहीं। काय हाथ हिला देता है। लियो की टीम फिलहाल शिपयार्ड पर फोकस रखे, अभी हमें उनकी जरूरत नहीं, जब टाइम आएगा तब बुला लेंगे। फिर वो डायरेक्टली मिस जोंग की तरफ देखता है। तुम यहाँ हो क्योंकि मुझे सेटअप में तुम्हारी हेल्प चाहिए। ऑफ कोर्स बॉस काय। मिस जोंग सीधी बैठ जाती है, हाथ ऑलरेडी कीबोर्ड पर रेडी पोजीशन में थे, हर चीज नोट करने के लिए। लेकिन काय का एक्सप्रेशन सीरियस था। जो वो बिल्ड करने वाला था वो जेन्युइनली दुनिया को एक पूरी एरा आगे पुश कर सकता था, और ऐसी टेक्नोलॉजी में सबसे छोटी डिटेल भी कैजुअली लीक नहीं की जा सकती थी। अगर ये डेटा लीक हो गया तो कॉन्सिक्वेंसेस बहुत सीरियस होंगे, और काई को पूरा यकीन था कि काफी टाइम से उस पर नजर रखी जा रही है। शायद लोगों को अभी नहीं पता कि वो नेक्स्ट क्या बिल्ड करने वाला है, लेकिन लेवाइथन 1 से कनेक्टेड हर चीज उनकी टारगेट लिस्ट में थी। अगर काई थोड़ा भी केयरलेस हुआ, अगर उसने इस डेटा का एक भी पार्ट इंटरनेट कनेक्टेड कंप्यूटर पर डाला, तो कोई भी उस तक पहुंच सकता था और क्वाइटली कॉपी करके ले जा सकता था। ऑफ कोर्स इवन अगर वो डेटा चुरा भी लेते, तब भी उसे इंस्टेंटली यूटिलाइज करना इजी नहीं होता। लेकिन अननेसेसरी चांस क्यों देना, स्पेशली फॉरेन फोर्सेस को तो बिल्कुल नहीं। उनके अपने एजेंडाज हमेशा हिडन रहते हैं। ये सुनते ही मिस जोंग का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है। हाईएस्ट स्पेसिफिकेशन बायोफिजिक्स और केमिस्ट्री लेबोरेटरी सेटअप करो, कॉस्ट की टेंशन मत लो। अगर इक्विपमेंट लिस्ट समझ ना आए, रेलेवेंट एक्सपर्ट्स को कॉन्टैक्ट करो, कंसल्टिंग फीस पे कर देना, नो प्रॉब्लम। मिस जोंग तुरंत रिप्लाई करती है। काई कंटिन्यू करता है, नेक्स्ट मटेरियल सप्लायर्स कॉन्टैक्ट करो, मैं तुम्हें लिस्ट भेज दूंगा। और अगर सप्लायर्स फॉरेन कंपनीज हुई, काई की आंखें ठंडी हो जाती है। प्राइस अग्री होते ही मैक्सिमम स्पीड पर इंपोर्ट स्टार्ट कर देना, जितना हो सके उतना स्टॉक ले आना, क्योंकि शायद हमें सिर्फ एक ही चांस मिले। मिस जोंग का एक्सप्रेशन शिफ्ट होता है, तभी काई सडनली रुक जाता है। वेट, होल्ड ऑन। उसके दिमाग में एक और पॉसिबिलिटी फ्लैश होती है। ये फॉरेन कंपनीज शायद एपेक्स टेक को सेल ही रिफ्यूज कर दें और उसे लेवरेज की तरह यूज करे। और ऑनेस्टली ये ऑलमोस्ट गारंटीड था। काई ऑलरेडी दुनिया की टॉप फॉरेन टेक कंपनीज को ऑफेंड कर चुका था। अब उन्हीं से मटेरियल्स इंपोर्ट करने जाना मिरेकल होता अगर वो प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करते। विवियन थोड़ा सोचकर बोलती है, थ्योरेटिकली अगर हम पार्टनर कंपनीज इन्वॉल्व करें, वो अपने नाम से इंपोर्ट करें, शायद काम कर जाए। काई तुरंत सर हिलाता है, दैट वर्क्स। पार्टनर्स जरूरी हैं। लेवाइथन प्रोजेक्ट को भी पावरफुल बैकर्स चाहिए थे ऑब्स्टिकल्स क्लियर करने के लिए। और जो मैं अब बिल्ड कर रहा हूँ, न्यूक्लियर फ्यूजन सपोर्ट टेक्नोलॉजी, उसे एपेक्स टेक अलोन होल्ड नहीं कर सकता। इवन यिंटेनियन सिटी फाइनेंशियल ग्रुप और वाओ ग्रुप को ऐड कर दो, फिर भी इनफ कहीं होगा। गवर्नमेंट को ऑफिशियली ऑन बोर्ड लाना ही पड़ेगा। फिर वो कैजुअली बोलता है, वो मैटर बाद में हैंडल करेंगे, फिलहाल जो मटेरियल्स इंपोर्ट नहीं करने पड़ेंगे उनकी स्टैंडर्ड प्रोक्योरमेंट स्टार्ट कर दो। फिर काई स्माइल के साथ विवियन की तरफ मुड़ता है, क्या तुम अंकल विक्टर को कांटेक्ट कर सकती हो, पूछना कि क्या वो इस बार भी इन्वॉल्व होना चाहेंगे, और अंकल रेक्स से भी बात कर लेना। लेकिन प्रोजेक्ट एग्जैक्टली क्या है अभी मत बताना, बस पूछना इंटरेस्टेड है या नहीं। इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड राइट्स मिलेंगे, लेकिन ऑपरेशंस में कोई से नहीं होगा। टर्म्स के बारे में सोचकर काई धीरे से बोलता है, 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स फॉर 10% इक्विटी। टेक्निकली देखा जाए तो ये ऑलमोस्ट फ्री डील थी, क्योंकि वंस प्रोजेक्ट मैच्योर हो जाता उसकी वैल्यू ट्रिलियन से बहुत ऊपर जाती। लेकिन अभी सिर्फ काई का वर्ड था, कोई कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं, और वो ऑलरेडी एक ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट को ट्रिलियन लेवल वैल्यूएशन दे रहा था। ये खुद में एक इनसेन स्ट्रेच था। इससे ज्यादा डिमांड करता तो शायद विक्टर को ही उससे लोन मांगना पड़ जाता, और कोई भी सेन इंसान प्रोजेक्ट स्टार्ट होने से पहले उसकी पीक वैल्यूएशन पर प्राइसिंग नहीं करता। ऊपर से इन्वेस्टर्स सिर्फ पैसा ही नहीं डालने वाले थे, उन्हें एफर्ट और रिसोर्सेज भी कंट्रीब्यूट करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, कई का खुद का कैपिटल जेन्युइनली इनफ नहीं था। हाँ, एपेक्स टेक लेटली ट्रकलोड्स में पैसा कमा रहा था, लेकिन सब डिपेंड करता था कि पैसा किस चीज के लिए यूज हो रहा है। नॉर्मल इंडस्ट्रीज के लिए तो ये अमाउंट एब्सर्डली ह्यूज होता, लेकिन ट्रूली कटिंग एज टेक्नोलॉजी, वहां 100 या 200 बिलियन फेंकने से भी आवाज नहीं आती। चिप इंडस्ट्री का एग्जाम्पल ही देख लो, 100 बिलियन, 200 बिलियन, इवन 500 बिलियन या 1 ट्रिलियन तक लगा दो, फिर भी पॉसिबल है कुछ ना निकले। कई सिर्फ इसलिए अटेम्प्ट कर पा रहा था क्योंकि उसके पास ऑलरेडी कोर टेक्नोलॉजी थी, उसे जीरो से बिल्ड नहीं करना था। इसलिए रिक्वायर्ड कैपिटल चाहे इनॉर्मस था, इम्पॉसिबल नहीं था। वरना अगर किसी को स्क्रैच से न्यूक्लियर फ्यूजन डेवलप करना होता तो 1 ट्रिलियन भी सरफेस स्क्रैच नहीं करता। कुछ ब्रेक थ्रूज सिर्फ पैसे से फोर्स नहीं किए जा सकते। 100 बिलियन फॉर 10%, मिस जोंग का फेस पेल पड़ जाता है। ये किस लेवल का प्रोजेक्ट है? अर्ली स्टेज वैल्यूएशन ही 1 ट्रिलियन क्रॉस कर रही है। अगर कोई और ये बोलता तो वो उसे तुरंत फ्रॉड समझ लेती, प्योर ब्लस्टर, बस पैसा निकालने की कोशिश। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, ये कई बोल रहा था, इसलिए उसके अंदर सिर्फ शौक बचा था। कई कामली बोलता है, मिस जोंग पर्सनली गवर्नमेंट ऑफिस जाओ, जो भी लाइसेंसेस और परमिट्स रिक्वायर्ड हैं सब अप्लाई करो। अंडरस्टूड बॉस कई। मिस जोंग तुरंत नोटबुक रेडी करती है। किस कैटेगरी के लाइसेंसेस? कई आंखें हल्की सी नैरो करता है, एनर्जी, फिर धीरे से ऐड करता है न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर फ्यूजन, नाम होगा एपेक्स एनर्जी, एपेक्स टेक की सेकंड सब्सिडियरी। विवियन क्यूरियस होकर पूछती है, एपेक्स न्यूक्लियर क्यों नहीं? कई हल्की स्माइल देता है, क्योंकि जो मुझे पता है वो सिर्फ न्यूक्लियर एनर्जी तक लिमिटेड नहीं, उससे भी एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं। ऐसी टेक्नोलॉजीज जिन्हें ब्लू स्टार अभी प्रोड्यूस ही नहीं कर सकता, लेकिन फ्यूचर में शायद कर सके। न्यूक्लियर एनर्जी? मिस जोंग लिटरली फ्रीज हो जाती है, उसका जॉ ड्रॉप हो जाता है, पूरा बॉडी एक्साइटमेंट से ट्रिम्बल कर रहा था। गूज बम्स उसकी स्किन पर वेव की तरह स्प्रेड हो जाते हैं। फिर एक थॉट उसके दिमाग में हिट करता है। वो शॉक में कई की तरफ देखती है। बॉस कई, मतलब इस साल भी आपका परफेक्ट स्कोर आया? न्यूक्लियर फ्यूजन?
नो वंडर वैल्यूएशन ट्रिलियन से स्टार्ट हो रही है। अगर ये टेक्नोलॉजी एक्चुअली काम कर गई तो ट्रिलियन कुछ भी नहीं, कई बस हल्का सा स्माइल करता है। प्रोबेबली मिस जोंग कंप्लीटली फ्रीज हो जाती है। कुछ सेकंड्स के लिए उसे सांस लेना तक याद नहीं रहता। फिर एक और थॉट उसके दिमाग में क्रैश करता है, अगर आपका परफेक्ट स्कोर आया तो दूसरा बोनस क्वेश्चन भी। बॉस कई आप, ओ नो, उसका दिमाग ब्लैंक हो जाता है। इतनी चीजें देखने के बाद भी वो अब कंपोज नहीं रह पा रही थी। कुछ मोमेंट्स बाद मिस जोंग ऑफिस से बाहर निकल जाती है, लेकिन कई नोटिस करता है कि जहां वो बैठी थी वहां फेंट डैम्प मार्क्स रह गए थे। चेयर का सीट, बैक रेस्ट, डेस्क का एज सब हल्का वेट था। लेकिन रीजन कुछ वियर्ड नहीं था, वो बस एक्साइटमेंट में इतना स्वेट कर चुकी थी कि कपड़े तक सोख हो गए थे। विवियन ब्राइट स्माइल के साथ कई को किस करती है। मैं डैड को कॉल करती हूँ और फिर ऑफिस से बाहर निकल जाती है। विवियन खुद भी कुछ मोमेंट्स पहले तक उतनी ही स्टंट थी। हाँ, कई ने उसे पहले ही सब बता दिया था, लेकिन जब वो उसे रूम कमांड करते हुए देखती है उस एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस के साथ, तो वो कंप्लीटली उसमें खिंच जाती है। कैप्टिवेटेड, एक्सिलरेटेड। उसका दिल इतना फास्ट धड़क रहा था कि खुद को कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। उसे डर लग रहा था कि अगर वो और थोड़ी देर वहां रुकी तो शायद कुछ एम्बैरेसिंग कर बैठेगी। कई लेजिली स्ट्रेच करता है और फोन निकालता है। सबसे पहले लोगन को कॉल करता है, स्विच्ड ऑफ। कई ब्रॉ सिकोड़ लेता है, वियर्ड। फिर वो जनरल वू, लियो और ओवेन को कॉल करता है, सब अनरीचेबल। ये क्या हो रहा है? कई जेन्युइनली कंफ्यूज्ड हो जाता है। ये टेक्नोलॉजी हमने मिलकर बिल्ड की थी। अगर उन्होंने एग्जाम में वो क्वेश्चन नहीं डाला होता तो मैं इसे अनलॉक ही नहीं कर पाता, तो ऑब्वियसली वो मुझे ब्लॉक नहीं कर सकते। थोड़ी देर सोचने के बाद कई डिसाइड करता है कि शायद कोई अर्जेंट सिचुएशन चल रही है। ये एक्सप्लेनेशन ज्यादा लाइकली लगती है, इसलिए वो डिसाइड करता है कि मिस जोंग को पर्सनली नेवी से ऑफलाइन कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश करने भेजा जाए। उसी वक्त एक अपस्केल क्लब में विक्टर और रेक्स चिल कर रहे थे। लास्ट कोलैबोरेशन के बाद दोनों काफी क्लोज हो गए थे और फ्री टाइम मिलते ही मिल बैठते थे। तभी विक्टर का फोन रिंग करता है। इग्नोर करो, रेक्स कैजुअली बोलता है। बिल्कुल नहीं। विक्टर स्क्रीन की तरफ देखता है और तुरंत स्ट्रेट हो जाता है। मेरी डॉटर का कॉल है, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। फिर वो रेक्स को चुप रहने का सिग्नल देता है। मेरी बेटी कॉल कर रही है। रेक्स इंस्टेंटली अलर्ट हो जाता है और पूरा स्टिल होकर ध्यान से सुनने लगता है। हेलो स्वीट हार्ट। दूसरी तरफ से विवियन की आवाज आती है, कहीं का न्यू प्रोजेक्ट इन्वेस्ट करना है? विक्टर बिना एक सेकंड वेस्ट किए बोलता है, एब्सोल्युटली। सिर्फ कुछ ही एक्सचेंजेस हुए थे, लेकिन विक्टर का फेस ऑलरेडी ग्लो कर रहा था। वो लिटरली सीट पर बाउंस करने लगा। रेक्स जो अभी तक पीसफुली मसाज एंजॉय कर रहा था और कैजुअली सुन रहा था, सडनली फ्रीज हो गया। वो एकदम से सीधा बैठ गया, दोनों मसाज अटेंडेंट्स को हाथ हिलाकर हटा दिया और एक ही स्टेप में विक्टर के पास आ गया, ऑलमोस्ट चिपक कर हर वर्ड सुनने के लिए। 100 बिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स, 10%। रेक्स को भी कांटेक्ट करो। विवियन कहते ही विक्टर कैजुअली बोलता है, वो तो मेरे पास ही बैठा है, गुड न्यूज का वेट करो। कुछ और लाइंस के बाद कॉल कट हो जाता है। विक्टर तुरंत शिवर करता है और रेक्स को धक्का देता है, दूर हट, मैं तुम्हारी तरह मर्दों में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। रेक्स आंख घुमाता है, सब सुन लिया मैंने। विक्टर बस शोल्डर्स श्रक करता है, अच्छा है, एक्सप्लेनेशन बच गई। फिर वो कामली बोलता है, 100 बिलियन फॉर 10%। कितना पैसा कौन डालेगा वो हम डिसाइड कर लेंगे। अगर फंड्स कम पड़े तो ट्रस्टवर्दी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स को प्रोपोर्शनल स्केल पर इंक्लूड करेंगे, लेकिन कंडीशन सेम रहेगी, ऑपरेशंस में 0 से, सिर्फ डिविडेंड्स और कुछ अग्रीड ऑब्लिगेशंस। फिर विक्टर टी सिप करते हुए पूछता है, तो इंटरेस्टेड? विक्टर प्रीमियम टी का सिप लेकर रिलैक्स्ड स्माइल लेता है। रेक्स अचानक हंस पड़ता है, ईगल, क्या तुझे लगता है मैं इडियट हूँ? विक्टर आईब्रो रेज करता है। वैल्यूएशन ऑब्वियसली आउटरेजियस लग रही थी। अगर रेक्स मना करता तो विक्टर फोर्स नहीं करता। वो ऑलमोस्ट गुड बाय बोलने ही वाला था कि रेक्स कामली ऐड करता है, सिर्फ बेवकूफी इसे पास करेगा। वाओ ग्रुप के राइज के बाद मैंने काउंटलेस इन्वेस्टमेंट्स की हैं, लेकिन इतना फास्ट, क्लीन और एफर्टलेस रिटर्न सिर्फ एपेक्स मरीन प्रोजेक्ट ने दिया है। कई की कैपेबिलिटी मैंने अपनी आंखों से देखी है और उसका कैरेक्टर वो खुद प्रूफ है। रेक्स हल्की स्माइल के साथ बोलता है, 100 बिलियन फॉर 10%। इसके ह्यूज होने का अंदाजा लगाने के लिए दिमाग की भी जरूरत नहीं। अगर मुझे इस प्रोजेक्ट का 10% मिल रहा है तो सोचने की भी जरूरत नहीं। रेक्स सीधा बोल देता है, अगर मैं इन्वेस्ट नहीं करता तो मेरा दिमाग चेक करवाना चाहिए। विक्टर थोड़ा सरप्राइज लगता है, तुम्हारे पास इतना लिक्विड कैश है? रेक्स शोल्डर्स उठा देता है, नहीं, मुझे भी सारे फ्यूचर्स और पोजीशंस बेचने पड़ेंगे, मैक्सिमम 70 बिलियन लिक्विड निकाल पाऊंगा। फिर वो ग्रिन करता है, लेकिन पैसा रेस करना मुश्किल नहीं, प्रॉपर्टीज बेच दूंगा, कमर्शियल स्पेसेस डंप कर दूंगा, नीड पड़ी तो डिस्काउंट पर, डिस्काउंटेड सेल्स, बस इतना ट्रस्ट है मुझे तुम्हारे सन इन लॉ पर। विक्टर तुरंत इरिटेट होकर बोलता है, डील चुराकर हम्बल एक्ट मत करो। रेक्स भी सीधा जवाब देता है, तुम्हारा सन इन लॉ इंप्रेसिव है, गुड फॉर यू, उसका मुझसे क्या रिलेशन? फिर वो फ्रस्ट्रेटेड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, सुन, मेरे पास ऐसा सन इन लॉ सिर्फ इसीलिए नहीं है क्योंकि मेरे पास डॉटर नहीं थी, मेरा एक बेटा हुआ और वो भी एम्बिशनलेस। अगर मेरी डॉटर होती, चाहे नेचुरली ब्यूटीफुल ना भी होती, मैं हंड्रेड्स ऑफ मिलियन सर्जरी पर उड़ा देता और उस यंग मैन के लिए तुमसे कम्पीट करता। विक्टर सीधा नेक टिल्ट करके स्मग एक्सप्रेशन देता है, तब भी तुम्हारा चांस नहीं था, मेरी डॉटर नेचुरली ब्यूटीफुल है और यहाँ कोई व्हाट इफ एग्जिस्ट नहीं करता। रेक्स लिटरली इरिटेशन में उछल पड़ता है। कुछ ही टाइम बाद दोनों अपनी होल्डिंग्स लिक्विडेट करना स्टार्ट कर देते हैं और पूरा मार्केट हिल जाता है। विक्टर एक ही शॉट में ऑलमोस्ट 30 बिलियन के फ्यूचर्स डंप कर देता है। फ्यूचर्स मार्केट इंस्टेंटली फ्रेंजी में चला जाता है, प्राइसेस कोलैप्स करने लगती हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स पैनिक में सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं। फिर इंपैक्ट दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मेजर प्लेयर्स तक स्प्रेड हो जाता है। सब अंदर ही अंदर गालियां दे रहे थे क्योंकि वो भी सेम फ्यूचर्स होल्ड कर रहे थे और बस खड़े होकर प्राइसेस क्रैश होती
नहीं देख सकते थे। मार्केट स्टेबलाइज करने का सिर्फ एक ही वे था, सेल ऑफ एब्जॉर्ब करो। नॉर्मली बिग इंस्टीट्यूशंस का पोजीशंस एब्जॉर्ब करना रूटीन होता है, लेकिन इस बार सब फोर्सफुली कर रहे थे और प्रॉब्लम ये थी किसी को समझ ही नहीं आ रहा था हुआ क्या है। सबके दिमाग में एक ही थॉट था, कहीं किसी के पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन तो नहीं, कहीं विक्टर ने कुछ देख लिया जो हम मिस कर रहे हैं। एब्जॉर्ब करें या भाग जाएं। एंड में सब एब्जॉर्ब करते हैं और साथ साथ पैनिक में हर कॉन्टैक्ट को कॉल करते रहते हैं। और जब फाइनली उन्हें पता चलता है कि विक्टर को पैसा किस लिए चाहिए था तो सबका दिमाग उड़ जाता है। विक्टर, तू कमीना आदमी, चुपचाप सब डंप कर दिया और एक वर्ड तक नहीं बोला। एक इन्वेस्टमेंट के लिए हम सबको हार्ट अटैक दे दिया। मॉन्स्टर। विक्टर का फोन नॉन स्टॉप बजने लगता है और जैसे ही वो कॉल्स पिक करता, सामने से सीधी गालियां स्टार्ट हो जाती। विक्टर जानता था कि टेक्निकली गलती उसकी ही थी, इसलिए वो बस हंसकर इग्नोर करता रहा। लेकिन जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट के बारे में पूछा, उन्हें विक्टर ने एक वर्ड भी नहीं बताया। सिर्फ क्यूरियस हो इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें साथ ले जाऊं, कॉम्पिटिटर्स हो तुम, मैं खुद तुम्हें पैसा कमाने में हेल्प क्यों करूं, क्या सोच रहे हो। रेक्स की साइड कंपैरेटिवली बहुत लेस क्योटिक थी। लेकिन रेक्स की वाहू ग्रुप प्रॉपर्टीज और कमर्शियल स्पेसेस मार्केट में ऑलरेडी इंसेनली सॉट आफ्टर थी। जैसे ही न्यूज फैली कि वो डिस्काउंट पर सेल हो रहे हैं, बायर्स लिटरली टूट पड़े। हाँ, सबको थोड़ा स्केप्टिसिज्म था, लेकिन डिस्काउंटेड वाहू एसेट्स का चांस कोई मिस नहीं करना चाहता था और सरप्राइजिंगली पैसा बहुत फास्ट गैदर हो गया। दूसरी तरफ मिस जोंग डायरेक्टली रेलेवेंट गवर्नमेंट ऑफिस पहुंचती हैं एपेक्स एनर्जी के लाइसेंसेस और परमिट्स अप्लाई करने के लिए। एपेक्स टेक की सब्सिडरी होने की वजह से जिसे ऑलरेडी काफी प्रेफरेंशियल पॉलिसीज मिलती थी, स्टार्टिंग में सब स्मूथली चलता है, हर जगह ग्रीन लाइट। लेकिन जैसे ही पेपर वर्क कंप्लीट होता है और अप्रूविंग ऑफिसर स्माइल के साथ स्टैंप उठाता है, वो सडनली फ्रीज हो जाता है। प्राइमरी बिजनेस, वो फाइल दोबारा देखता है। न्यूक्लियर एनर्जी डेवलपमेंट एंड सेल्स, उसका फेस धीरे धीरे पेल पड़ने लगता है। इसका कोई प्रेसिडेंट ही नहीं है। गवर्नमेंट प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एनकरेज करती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी को खुद न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप और कंट्रोल करने देना। ऑफिसर सीधा मिस जोंग की तरफ देखता है, कंप्लीटली लॉस्ट। मैं इस पर स्टैंप नहीं लगा सकता। वो हेल्पलेस स्माइल फोर्स करता है, लेकिन क्लियरली डरा हुआ था। अगर मैंने ऑथराइज कर दिया और बाद में कुछ गलत हुआ तो मेरी गर्दन जाएगी, मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं है। मिस जोंग बिल्कुल सरप्राइज नहीं होती, वो कामली स्माइल करती है। नो प्रॉब्लम, क्या आप मुझे अपने सुपरवाइजर से कनेक्ट कर सकते हैं। क्लर्क रिलीफ की सांस लेता है। सुपरवाइजर? बिल्कुल। उसके फेस पर लिटरली लिखा था, ये गर्म आलू अब कोई और संभाले। कुछ मोमेंट्स बाद सुपरवाइजर आता है, फिर कुछ मिनट्स के अंदर वो भी कंप्लीटली स्टन रह जाता है। मिस जोंग, एक मोमेंट, मुझे अपने सुपरवाइजर को कांटेक्ट करना पड़ेगा। फिर सुपरवाइजर का सुपरवाइजर, फिर उसका भी सुपरवाइजर। आधे घंटे बाद काउंटर के पीछे 7-8 लोग खड़े थे, पूरी चेन, हर बंदा पिछले वाले से ज्यादा सीनियर, हर एक का ऑरा और अथॉरिटी और हैवी। ओरिजिनल क्लर्क तो कोने में लिटरली सिकुड़ कर खड़ा था, चुपचाप कांप रहा था। डिपार्टमेंट का ओवरऑल डायरेक्टर तक पर्सनली आ चुका था और शॉकिंग बात, वो भी स्वेट कर रहा था। कोल्ड स्वेट उसकी बैक से बह रहा था। जून का मिडिल था और एसी फुल ब्लास्ट चल रहा था। नॉर्मल इंसान बिना एक्सर्शन के पसीना नहीं बहाता, लेकिन यहाँ हर बंदा सोक्ड था। सब बार बार अपना फेस वाइप कर रहे थे, कंप्लीटली ओवरवेल्म्ड। डायरेक्टर कार अपना स्वेट सोक्ड हाथ फोरहेड पर रखकर खुद को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। अगर कोई और इंसान इस टाइप का डॉक्यूमेंट लेकर मेरे ऑफिस आता तो मैं उसे सीधा बाहर फेंक देता। फिर वो हैवी साई लेता है। एक्चुअली अगर कोई और होता तो मेरे स्टाफ में से कोई मुझे बुलाने की हिम्मत भी नहीं करता, वरना नॉर्मली तो एप्लीकेंट के साथ साथ मेरे स्टाफ को भी डांट पड़ती। लेकिन यहाँ सिचुएशन कंप्लीटली अलग थी। एपेक्स टेक अभी शन सिटी की स्टार कंपनी बन चुकी थी। पेपर पर देखो तो बिजनेस कुछ $100 बिलियन का लगता था, लेकिन सबको पता था कि एपेक्स टेक का फ्यूचर ऑलमोस्ट लिमिटलेस है। इसके पहले कि वो कभी पब्लिक हो गई तो ट्रिलियन वैल्यूएशन भी इम्पॉसिबल नहीं थी और ऊपर से डायरेक्ट ऑर्डर्स भी आए हुए थे। लॉ के बाउंड्रीज के अंदर फुल सपोर्ट, ग्रीन लाइट्स ऑल द वे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, अब उस ग्रीन लाइट का बटन दबाए कौन? मैं तो नहीं। डायरेक्टर कार अंदर ही अंदर सोचता है, जिसमें हिम्मत है वो आगे आए। डायरेक्टर कार गहरी सांस लेता है, कुछ नहीं हो सकता, मैं ये अप्रूव करने वाला बंदा नहीं हूँ। फिर वो रिजाइंड एक्सप्रेशन के साथ बोलता है, मिस जोंग, नॉर्मली अगर एपेक्स टेक कोई सब्सिडियरी एस्टैब्लिश करता तो हमें अनकंडीशनल सपोर्ट होता। आखिर ये सिटी में इन्वेस्टमेंट है, जॉब्स आएंगी, टैलेंट इन्फ्लक्स होगा। लेकिन वो फाइल की तरफ देखकर ऑलमोस्ट अटक जाता है। ये न्यूक्लियर एनर्जी लाइसेंसेस जेन्युइनली मेरे अथॉरिटी के बाहर हैं, शायद आपको और ऊपर जाना पड़े। मिस जोंग पहले से ही एक्सपेक्ट कर रही थी। वो कामली स्माइल करती हैं, कोई जल्दी नहीं, लेकिन उससे पहले आप हमारा प्लान्ड इनिशियल इन्वेस्टमेंट अमाउंट तो सुन लीजिए। डायरेक्टर कार ब्लिंक करता है, फिर उसका हार्ट बीट सडनली फास्ट हो जाता है। कितना? मिस जोंग बिना एक्सप्रेशन चेंज किए बोलती हैं, फर्स्ट फेज $1 ट्रिलियन टैंग एम्पायर डॉलर्स। रूम एकदम साइलेंट हो जाता है। 100 बिलियन सिर्फ 10% इक्विटी देता है, तो ऑब्वियसली प्रोजेक्ट वैल्यूएशन $1 ट्रिलियन है। ये वर्ड सुनते ही डायरेक्टर कार का बॉडी लिटरली ट्रेम्बल करने लगता है और उसके चेस्ट के अंदर कुछ इग्नाइट होता है, एक रेकलेस बोल्डनेस। ये डेफिनेटली हॉट पोटैटो है और डेंजरस भी, लेकिन अगर ये एक्चुअली काम कर गया तो बाकी सब छोड़ो, सिर्फ एक चीज ही इनफ थी, $1 ट्रिलियन इन्वेस्टमेंट हमारे सिटी में, क्या लेगेसी होगी। डायरेक्टर कार ने ऑलरेडी प्रमोशंस का होप ऑलमोस्ट छोड़ दिया था, लेकिन अगर उसके नाम के साथ ऐसा प्रोजेक्ट अटैच हो गया तो शायद सब बदल सकता था। फॉरगेट इट, कर देते हैं, खुद स्टैंप करता हूँ। अथॉरिटी नहीं है लेकिन पुश तो कर ही सकता हूँ। डायरेक्टर कार का टोन कंप्लीटली चेंज हो जाता है। मिस जोंग, मेरे पास एक आइडिया है, मैं पर्सनली आपकी तरफ से अपवर्ड एप्लीकेशन सबमिट करता हूँ। मिस जोंग स्माइल के साथ खड़ी हो जाती हैं, दैट वुड बी वंडरफुल, थैंक यू। फिर वो कैजुअली ऐड करती हैं, और एक बात, बॉस काई ने स्पेसिफिकली मेंशन करने को कहा था, ये सिर्फ एपेक्स टेक का प्रोजेक्ट नहीं होगा, और भी डोमेस्टिक
इन्वेस्टर्स ज्वाइन करेंगे और मिलिट्री भी मेजर स्टेक होल्डर्स में से एक होगी। जैसे ही डायरेक्टर कार मिलिट्री वर्ड सुनता है उसकी आंखें इंस्टेंटली चमक उठती हैं। ये इन्फॉर्मेशन पूरा गेम ही चेंज कर देती है और उस मोमेंट उसके दिमाग में सिर्फ एक थॉट था,